नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ यूपी में ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर कब्जे के लिए सियासी दलों में बैठकों का दौर जारी है। सियासी दलों में इसे लेकर रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी, एसपी और बीएसपी ने कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। इस चुनाव में निर्दलियों का रोल बेहद अहम है। जो भी पार्टी निर्दलियों को अपने पाले में लाने में सफल होगी, जिला पंचायत अध्यक्ष पर उसका कब्जा होगा। सभी पार्टियां निर्दलियों को मनाने में जुटी हुई हैं और ऐसे में हर पार्टी ये चाहती है कि निर्दलियों को अपने पाले में लाया जाए। जिला पंचायत का ये दंगल है और आज से इसके नामांकन की भी शुरुआत हो रही है। आज सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन है। अब इस जंग में कौन बाजी मारेगा? जिला पंचायत चुनाव में नामांकन का दौर शुरू हो रहा है। बीजेपी, एसपी और बीएसपी में कांटे की टक्कर है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण कड़ी है इन तीन पार्टियों के बीच में वो है निर्दलीय, जिनको अपने पाले में लाने की होड़ मची हुई है और उसके लिए सारी कवायद, सारी कोशिशें, सारे दांव पेच आजमाए जा रहे हैं। तो बीजेपी, एसपी और बीएसपी में यहां पर टक्कर, लेकिन इन सब के बीच में जिस बात को हम लगातार बार बार कह रहे हैं वो है निर्दलीय महत्वपूर्ण कड़ी, क्योंकि निर्दलीय एक अच्छी संख्या में सदस्य चुन करके आए हैं। अब ऐसे में वो सदस्य किसके पाले में जाते हैं, ये यहां पर सबसे बड़ी बात है। एक आंकड़े को अगर समझा जाए तो ये देखिए, आपकी लगभग 900 से ज्यादा, आपको बता दें कि जिला पंचायत के सदस्य निर्दलीय चुन करके आए हैं। अब वो सदस्य जो 900 से ज्यादा हैं, किस पार्टी के पाले में जाएंगे, ये यहां पर देखना काफी मजबूत होगा और उसी पार्टी को मजबूती भी प्रदान करेंगे और उसी पार्टी के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष भी चुनने में फायदा होगा और आसानी होगी। देवरिया जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष सीट का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, जहां इस बार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आज सपा से शैलजा यादव और बीजेपी से गिरीश तिवारी अपना नामांकन करेंगे। जिले में कुल 56 जिला पंचायत सदस्य हैं। इसमें बीजेपी के 6, समाजवादी पार्टी के 21, कांग्रेस के 2, बीएसपी के 3 और 24 निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए सूबे के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद और जिले के प्रभारी मंत्री श्रीराम चौहान अभी से लगे हुए हैं। और बातचीत करने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरठ से फिलहाल उमेश श्रीवास्तव और वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ हैं। उमेश के पास सबसे पहले चलते हैं। उमेश, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो जाहिर तौर पर चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, दंगल दिलचस्प देखने को मिलता है और यही दंगल जिला पंचायत के अध्यक्ष चुनाव को लेकर भी देखने को मिल रहा है। जी, निश्चित तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष का दंगल आज से शुरू हो रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया 11 बजे से शुरू हो जाएगी। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया होगी और जैसा कि आपने कहा कि दंगल शुरू हो गया है, तो यकीनन दंगल शुरू हो चुका है और आज नामांकन किए जाएंगे। सत्ता पक्ष की तरफ से भी नामांकन किए जाएंगे और विपक्ष भी ताकत झोंके हुए है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद है जहां नामांकन होने वाला है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से वृहद तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाएगा। यहां पर कोविड हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएं यहां की भी तस्वीरें कि किस तरह से कोविड हेल्प डेस्क का भी बूथ यहां पर लगाया गया है। सुरक्षाकर्मी यहां पर तैनात हो चुके हैं। 11 बजते ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 11 बजे से लेकर 3 बजे तक नामांकन होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेरठ पहुंच चुके हैं, कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं, दफ्तर पहुंच चुके हैं और स्थितियों का आकलन कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह दंगल शुरू हो चुका है और आज कौन कौन नामांकन करता है इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। बहरहाल जो सूचनाएं मिल रही हैं कि भाजपा की तरफ से गौरव आज नामांकन कर सकते हैं, साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से सलोनी उम्मीदवार हैं। तो निश्चित तौर पर मुकाबला कड़ा है। देखने वाली बात होगी कि जब यहां पर नामांकन करने के लिए नेता पहुंचते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए नेता पहुंचते हैं, तो वो बिल्कुल उमेश, हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी भी है। उपेंद्र, अगर वहां की बात करें तो किस तरीके से नामांकन की तैयारियां हैं और कितना जबरदस्त दंगल आप देख रहे हैं इस बार जिला पंचायत में?
उपेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? राम गोपाल हमारे साथ हैं गोरखपुर से और अनामिका लखनऊ से। अनामिका के पास एक बार रुक करेंगे। अनामिका, जाहिर तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है और निर्दलियों को अपने पाले में लाने के सारे दांव फेंके जा रहे हैं। और देखिए अनुपम, ये 2022 के चुनाव से पहले का लिटमस टेस्ट है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज ये चेक करना चाहती हैं कि अभी इन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पार्टी कितनी मजबूत रख रही है अपने आप को और कितने निर्दलीय ऐसे जो उनके पास चिटक के आते हैं या नहीं आ पाते हैं। और सीधी टक्कर जो है वो दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी में और बीजेपी में। लगभग हर क्षेत्र में लगभग यही दिखाई दे रहा है। अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ से भी कल तक जो नामांकन पत्रों का वितरण हुआ उसमें सिर्फ सपा से प्रत्याशी ने नामांकन आज करने वाले और बीजेपी की तरफ से भी एक नामांकन होने वाला, यानी कि लखनऊ में भी टक्कर सपा और बीजेपी में ही देखने को मिल रही है। और सबकी निगाहें इस बात को लेकर लगी हुई है कि जिन प्रत्याशियों ने जो बीजेपी की ओर से है या सपा समर्थित हैं उनकी तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो निर्दलीय हैं अब वो किस तरफ जाते हैं, किस करवट बैठते हैं, उस पर सभी की निगाहें होंगी। क्योंकि उसी के आधार पर देखा जाए तो जो 3 जुलाई को नतीजे आएंगे अब वो बता पाएंगे कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी का दबदबा है या समाजवादी पार्टी का दबदबा है। हालांकि अगर पंचायत चुनाव को देखें पिछले दिनों हम तो बीजेपी को भले ही सीटें ज्यादा मिली लेकिन समाजवादी पार्टी कुछ जगहों पर मजबूत टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। और यही हाल जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगा जहां पर बिल्कुल अनामिका, हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ रामगोपाल जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। रामगोपाल, गोरखपुर और आसपास की बेल्ट में कितना जबरदस्त दंगल आप देख पा रहे हैं? अनुपम, गोरखपुर और अगर आसपास के बस्ती मंडल और गोरखपुर मंडल की बात करें तो यहाँ पर भी लड़ाई जो है सपा और भाजपा के बीच होनी है। और इस वक्त मैं गोरखपुर कलेक्ट्रेट पे खड़ा हूँ। आप सबसे पहले देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे परिसर को यहाँ पे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बाकायदा एक एक नाम देख के एंट्री की जा रही है। और अगर हम राजनीतिक की बात करें तो यहाँ पे अभी तक समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी जरूर घोषित किए हैं, लेकिन बसपा के तरफ से भी यहाँ पे पर्चा खरीदा गया है और बसपा ने अभी अपने रणनीति का खुलासा नहीं किया है। यानी कि बसपा के प्रत्याशियों का कहना है कि वो कल तक रणनीति का खुलासा करेंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से कल प्रभारी मंत्री ने बैठक की जिसमें 26 जिला पंचायत सदस्यों ने बैठक में हिस्सा लिया और अपनी जीत को फूल प्रूफ करने के लिए आज उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह, वो भी देर रात गोरखपुर पहुंच जाएंगे और कल सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक उनकी लगातार कई बैठकें हैं। तो बीजेपी कितनी गंभीरता से इसको लेकर लड़ रही है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। बिल्कुल रामगोपाल, हम आएंगे आपके पास। उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से हैं। पूर्वांचल में किस तरीके से नए समीकरण बन रहे हैं? उपेंद्र, बाबा की नगरी में किस तरीके से इस बार जिला पंचायत का दंगल देखने को मिल रहा है और नामांकन की कैसी तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए अनुपम, नामांकन की हम आपको तैयारी दिखाएं। मैं इसमें कलेक्ट्रेट परिसर पे हूं जहां राइफल क्लब में नामांकन होना है। 11 से 3 में नामांकन होना है और सुरक्षा के लिहाज से यहां पर द्विस्तरीय सुरक्षा है। यानी कि एक तो आप मेन गेट देख रहे हैं, एक एसीएम की ड्यूटी यहां पर है तो दूसरे एसीएम की ड्यूटी जो है जहां पर पर्चा भरा जाएगा वहां पर है। 4 सेट में आप पर्चा दाखिल कर सकते हैं और 3 बजे के बाद पर्चा स्वीकार नहीं होगा। उसके बाद पर्चे की जाँच होगी, सारे कागज जांचने के बाद जो है चस्पा कर दिए जाएंगे। ये तो हुई वो तस्वीर जो आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर है अंदर खाने चल रहे गुणा गणित की। 40 सीटें हैं, 16 के करीब समाजवादी पार्टी का दावा है और सुभाषपा कांग्रेस ने यह ऐलान किया है, अपना दल ने कृष्णा गुट ने ऐलान किया है कि वो बीजेपी के विरोध में वोटिंग करेंगी। तो अगर इस बयान को, इस ऐलान को मान लिया जाए तो समाजवादी पार्टी अपने खेमे को मजबूत कर रही हो। ऐसे में भाजपा के लिए, सत्तारूढ़ पार्टी के लिए मुश्किल होगी। लेकिन दूसरी ओर अपना दल एस और भाजपा के पास भी एक बड़ा बहुमत है क्योंकि 16 सीटें अगर हटा दे तो उसमें कुछ निर्दलीय भी है। तो ऐसे में ये अब देखना दिलचस्प होगा कि बिल्कुल उपेंद्र, आप नजर बना के रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। उपेंद्र, रामगोपाल, अनामिका और उमेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है आगरा से। बड़ी खबर आ रही है, मिट्टी का टीला ढहने से 4 लोग दबे हैं। मिट्टी में दबने से 1 की मौत हुई है, 3 घायल हुए हैं। खंदौली इलाके के पूरा गोवर्धन का यह मामला है। बड़ी खबर आगरा से इस वक्त की। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम आगरा से आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बेतुका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार आबादी का बोझ नहीं संभाल पा रही है। बर्क बोले हैं
कि कुदरत के निजाम में दखल का किसी को नहीं, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। तो शफीकुर रहमान बर्क का यह बेतुका बयान सामने आया है। कानून तो एक जमाने से एक मुद्दत से कि आप देख रहे हैं सब कानून बन चुके हैं। ये तो निज़ाम कुदरत के अख्तियार में है। देखिए कितने बच्चे पैदा होंगे, क्या होगा, ये सब कुछ है। ये कुदरत का निज़ाम है और इंसान को भी अल्लाह ताला ने ही सबको, सारे इंसानों को पैदा किया है। उनकी भी मौत और ज़िंदगी उसके इख्तियार में है, किसी के इख्तियार में नहीं है। राष्ट्रपति के उत्तर प्रदेश दौरे का दूसरा दिन आज है। कानपुर में राष्ट्रपति के कई कार्यक्रम हैं। कानपुर नगर सर्किट हाउस में लोगों से मुलाकात करेंगे महामहिम। 50 लोगों से मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति। जनप्रतिनिधियों और उद्यमियों में कई लोग वहां पर पहुंचेंगे और मुलाकात करेंगे। तो कानपुर में महामहिम रामनाथ कोविंद पहुंचे हुए हैं। कल उनका स्वागत किया गया राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और आज भी कई कार्यक्रम उनके हैं। सीधे रुख करते हैं कानपुर का। अमित गंजू हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हैं और लगातार वहां से हमसे अपडेट पहुंचा रहे हैं। अमित, बताइए आज महामहिम की किन किन लोगों से मुलाकात होनी है और क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा अनुपम जी, राष्ट्रपति के 4 दिवसीय जो प्रवास है उसमें आज दूसरा दिन है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पहले तो ये दृश्य दिखाएं। ये सर्किट हाउस है जहाँ कल रात में लगभग वो 8:35 पर है। उसके बाद से वो यहीं है। कल रात उन्होंने भोजन करने के बाद विश्राम किया। और आज की बात अगर की जाए तो आज पहले तो सुरक्षा का दृश्य दिखाना चाहूँगा कि सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम हैं। पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, अर्धसैनिक बल लगाए गए हैं। यहाँ सिर्फ 78 लोगों की एंट्रीज है जो राष्ट्रपति भवन से लिस्ट आई है। अगर हम लिस्ट की भी आप बात करें उसमें जनप्रतिनिधि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, उद्योग जगत से जुड़े लोग, चिकित्सक हैं और यहाँ तक कि कुछ सीनियर अधिवक्ता हैं जिनका यहाँ प्रवेश होगा। अगर प्रवेश की बात की जाए, देखिए लिस्ट को पूरा ये जो ऑफिसर है इसको क्रॉस चेक कर रहे हैं और एक नहीं 3 जगह इसकी क्रॉस चेकिंग होगी। और एक IPS लेवल के ऑफिसर्स हैं जो आगे जाके इसको चेक करेंगे कि किन लोगों के नाम जो दिए हैं वो इसमें मैच करते हैं कि नहीं। उनके परिवार से जुड़े भी कुछ लोग यहाँ आज आएंगे जो कानपुर में रहते हैं, उनके जिसके मकान में वो रहते थे या जो कॉलेज के दिनों के उनके लोग, उनसे भी आज मुलाकात की जाएगी। अब इसके अलावा अगर बात की जाए उन 78 लोगों के अलावा वो 8 लोगों की लिस्ट को और बिल्कुल अमित, हम आएंगे आपके पास, आगे भी अपडेट लेंगे। अमित गंजू हमारे संवाददाता कानपुर में खुद ग्राउंड जीरो पर हैं, वहां से हमें अपडेट पहुंचा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में करीब 1 साल में 22,000 से ज्यादा अपराधियों और माफियाओं पर कार्रवाई की गई है और 11 अरब से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। योगी सरकार में माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। माफियाओं की 11 अरब की संपत्ति को जब्त किया गया है। जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक 5,558 केस दर्ज किए गए हैं। 22,259 अपराधियों पर कार्रवाई हुई है। माफियाओं की संपत्ति को बड़े स्तर पर जब्त किया गया है। मुख्तार पर कार्रवाई हुई है। गैंग के 244 सदस्यों पर एक्शन लिया गया है। आजमगढ़, मऊ, वाराणसी में कार्रवाई देखने को मिली है। और बातचीत करने के लिए अजीत सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे। अजीत, 2017 में जिस संकल्प को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आई थी, कहीं ना कहीं उस संकल्प पर इन 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी खरा उतरी है। ये आंकड़े इस बात के उदाहरण हैं। देखिए, बिल्कुल अनुपम, माफियाओं की 11 अरब की संपत्ति जब्त किया जाना कोई छोटी बात नहीं है। और योगी सरकार माफियाओं पर कार्रवाई के लिए कई सारे कानून लाई हो, चाहे पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश की बात हो, एंटी रोमियो हो और जो उनकी संपत्तियों को कुर्क करना हो, सूचीबद्ध माफिया हो। तो अब तक जो 22,259 अपराधियों के तहत कार्रवाई हुई और 5,558 मामले दर्ज हुए हैं 2021 तक। तो बड़ी कार्रवाई हुई, चाहे मुख्तार अंसारी की गैंग हो, अतीक अहमद की गैंग हो, किंटू सिंह की गैंग हो, तो जो है सुंदर भाटी की गैंग हो, बड़े बड़े अपराधी जो ध्रुव कुमार सिंह जेल में बंद है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और 203 गैंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तो निश्चित तौर पर जो आप संकल्प पत्र की बात कर रहे थे कि हम अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाएंगे, सुरक्षा का माहौल देंगे, महिलाएं बच्चियां सुरक्षित होंगी, उसके लिए भी कानून लाया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार इस फैसले पर सफल रही है और उत्तर प्रदेश को अपराध में मुक्त करना। आपने इनकाउंटर पॉलिसी देखिए, कई राज्यों के ने इसको अपनाया, हाईकोर्ट ने इसकी तारीफ की। तो बिल्कुल अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स देने के लिए। अजीत सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से इस बड़ी खबर पर बातचीत कर रहे थे।
डॉक्यूमेंट तैयार हो चुका है जिसे आज पीएम मोदी के सामने पेश किया जाएगा। पीएम मोदी के सामने डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। इस दौरान सीएम योगी और मुख्य सचिव भी वर्चुअली जुड़ेंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय से ही विजन डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन किया जाएगा। ग्लोबल कंसल्टेंट कंपनी ली एसोसिएट्स और अयोध्या विकास प्राधिकरण ने मिलकर यह पूरा विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। इसके लिए लगभग 5000 लोगों से बातचीत की गई थी। अयोध्या के प्रमुख संत धर्माचार्यों से अयोध्या के विकास के लिए उनकी राय भी ली गई है। 3 निर्धारित लक्ष्यों के साथ 10 बड़ी परियोजनाओं को विजन डॉक्यूमेंट में शामिल किया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि केवल धार्मिक और पौराणिक महत्व के बनाए रखने से ही अयोध्या वासियों का और इस क्षेत्र के लोगों का भला नहीं होगा। इनके साथ आने वाले समय में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी तो कैसी गतिविधियां बढ़ेंगी? एक तो पर्यटन से संबंधित गतिविधियां बढ़ेंगी। दूसरा, यहाँ का जो स्थानीय जो चरित्र है अर्थ का, उस स्थानीय चरित्र की संभावनाओं को देखते हुए मास्टर प्लानिंग भी चूंकि हो रही है, 2031 मास्टर प्लानिंग हमारा। अयोध्या के विकास के विजन वाले इन डॉक्यूमेंटेशन में किन बातों पर ध्यान दिया गया है, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। विजन डॉक्यूमेंट के तहत 4 लाख रोजगार देने की तैयारी है। अयोध्या को आधुनिक पर्यटन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। सनातन परंपरा के अनुसार आध्यात्मिक केंद्र के रूप में अयोध्या का विकास होगा। वैश्विक पर्यटन स्थली के रूप में अयोध्या को विकसित किया जाएगा। अयोध्या को ज्ञान केंद्र और तीर्थ यात्रियों की सुविधा के अनुसार विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों जिसमें मंदिर निर्माण, एयरपोर्ट, सड़कों में सुधार, बुनियादी ढांचे को विकसित करना, रेलवे स्टेशन, न्यू अयोध्यापुरी परियोजना, भगवान राम की सबसे ऊंची मूर्ति सहित विकास के अन्य कामों के बारे में प्रधानमंत्री अपडेट लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली इस बैठक में अयोध्या के नए मास्टर प्लान पर भी चर्चा होगी। दरअसल पीएम मोदी जो हैं लगातार अयोध्या के मामलों में जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, जिस तरीके से वो तत्परता दिखा रहे हैं, उसका असर भी यहां पर देखने को मिल रहा है।